अमीरी का नशा और सुबह 6 बजे उठ जाना, मर्यादित चीज़ों के साथ सहूलियत से जीने वाली नैन्सी को मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया भा रही थी। नाइट क्लबों में देर तक घूमना, पार्टी, सुबह देर तक सोना, लग्जरी गाड़ियों में लॉन्ग ड्राइव और बड़ी बड़ी होटलों में कभी लंच तो कभी डिनर और रिसोर्ट में ऐश करना। रुपेश के इन सारे शौक में नैन्सी खुद को बहुत ही जल्दी ढाल दिया। रुपेश को एक से बढ़कर एक अमीर घराने की लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, पर उसे चाहिए थी एक ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी भी हो, सुंदर और स्मार्ट भी हो और रुपेश के रंग ढंग में बिना किसी शिकायत के ढल जाए। और ये सारे गुण नैन्सी में बखूबी भरे हुए थे। नैन्सी और रुपेश एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। घर का माहौल भी स्वच्छतावाद से भरपूर था। कोई किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता। हर कोई अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन रुपेश ने कहा, नैन्सी सुनो, आज मेरे दोस्त संकेत के जन्मदिन की पार्टी रिसोर्ट में रखी है। तुम्हें वो ब्लैक गाउन और रियल पर्ल के हल्के ईयररिंग पहनकर रेडी होना है, जिसमें तुम आसमान की परी लगती हो। नैन्सी ने कहा, ओके बेबी, एज यू लाइक। और शाम 7 बजे नैन्सी टिप टॉप तैयार होकर निकली तो रुपेश देखता रह गया। कयामत लग रही थी। ब्लैक इवनिंग गाउन, स्टनिंग स्ट्रेटिंग किए हुए खुले बाल, लाल कलर की लिपस्टिक और क्रीम रियल पर्ल के लंबे ईयररिंग में नैन्सी का रूप खिले हुए ताज़ा कमल जैसा लग रहा था। रुपेश ने नैन्सी को बाहों में भरकर चूम लिया और दोनों निकल गए BMW में बैठकर। जैसे ही दोनों रिसोर्ट में दाखिल हुए, सबकी नज़र नैन्सी के ऊपर लोह चुंबक की तरह चिपक गई। सारे मर्द के मुंह से आह निकल गई, खासकर जिसका जन्मदिन था। उस संकेत के शैतानी दिमाग ने तो नैन्सी को पाने का प्लान भी बना लिया। रुपेश मन ही मन अपनी पसंद पर इतरा रहा था। पार्टी पूरे शबाब पर थी। ऐसी पार्टियों में शराब सिगरेट आम बात होती है और अब तो आधुनिकता के नाम पर लड़कियां भी इन चीज़ों को अपनाने से हिचकिचाती नहीं है। तो रुपेश के आग्रह पर नैन्सी ने मन ना होते हुए भी कहीं रुपेश बुरा ना मान जाए, ये सोचकर 2-3 पैक लगा लिए। पश्चिमी संगीत पर नृत्य करते करते सब एक दूसरे के साथी के साथ बाहों में बाहें डालकर झूम रहे थे। संकेत डांस करते करते नैन्सी का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया। नैन्सी की मरमरी बाहों को छूते ही संकेत के तन बदन में आग लग गई और संगीत रुकवाकर अनाउंसमेंट करते बोला, हेलो दोस्तों, क्यों ना आज एक नया खेल खेलें, आजमाकर एंजॉय करें। खेल का नाम है वाइफ स्वैपिंग, जिसमें सब अपनी अपनी गाड़ी की चाबियां एक कटोरे में रखते हैं और सबकी बीवियां की आंखों पर पट्टी बांधकर उस कटोरे में से एक चाबी उठाने को बोलते हैं। जिसके हाथ में जिसकी चाबी आएगी वो दोनों आज रात एक साथ बिताएंगे। बोलो मंजूर? हम सब अपने अपने साथी के साथ तो रोज़ आनंद उठाते हैं, क्यों ना आज एक दूसरे के पार्टनर के साथ मज़े लूटें। पार्टी खुले ख्यालात वाले आधुनिक लोगों की थी तो किसी ने विरोध नहीं किया। सब ने संकेत की बात पर रजामंदी दे दी। सब नशे में चूर थे तो उसका फ़ायदा उठाते संकेत ने जानबूझकर अपनी तीनों गाड़ी की चाबियां सबसे ऊपर रखी ताकि कोई एक तो नैन्सी के हाथ में आए। और चाबी उठाने की पहली बारी नैन्सी की ही रखी थी। नैन्सी ने पहली बार शराब पी थी तो नशे में क्या हो रहा है ये सोचने की हालत में नहीं थी। यत्र मंत्र आंखों पर पट्टी बंधवा ली और कटोरे में हाथ डालकर जो चाबी हाथ में आई उठा ली, जो संकेत की औड़ी की थी। नैन्सी के हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी देखते ही संकेत की काम इच्छा उसकी आंखों में सांप बनकर लौटने लगी। फटाफट खेल खत्म करवाकर सब अपने अपने हिस्से में आए साथी के साथ रूम में आ गए। सब ने बेहिसाब शराब पी थी, किसी को होश नहीं था क्या करने जा रहे हैं। नैन्सी यत्रवंत संकेत के साथ रूम में आई और आते ही बिस्तर पर फिसल पड़ी। न खुद का होश, न कपड़ों का, न नैन्सी का लावण्य लौ नेक गाउन को चीरता छलक रहा था, जिसे देखकर संकेत भूखे भेड़िए की तरह नैन्सी पर टूट पड़ा और पूरी रात नैन्सी के बदन को नोचता रहा। रात भर वहशियाना खेल हर एक रूम में चलता रहा। खिड़की से आती सुबह की पहली किरण ने नैन्सी की पलकों पर दस्तक दी। आहिस्ता से आंखों
को मलती इधर उधर रुपेश को ढूंढने लगी। नशे की वजह से अब भी नैन्सी का सर चकरा रहा था। बाजू में संकेत के आधे कपड़ों में सोया हुआ देखते ही संकेत को झट से उठ से खड़ी हुई, पर ये क्या, उसके तन पर एक भी कपड़ा ना पाकर शर्म से गुस्से से आकर धिक्कार से तिलमिलाती कपड़े पहनने लगी। दिमाग सुन्न हो चला था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मोबाइल उठाकर रुपेश को फ़ोन लगाया और सीधे बोल दिया, चलो घर चलते हैं, मैं गाड़ी के पास खड़ी हूँ। रुपेश झट से कपड़े लपेटकर गाड़ी के पास पहुँच गया। नैन्सी रुआसी और नतमस्तक खड़ी थी। रुपेश शर्म के मारे कुछ बोलने की हालत में नहीं था। चुपचाप से दोनों घर आ गए। घर आते ही नैन्सी बाथरूम में चली गई। एक एक अंग से संकेत के वहशीपन की बू आ रही थी। सावर की धार के साथ आंखों से भी अबशार बह रहे थे। तन की काली घिस घिस कर मिटा रही थी और सोच रही थी नैन्सी, मन पर पड़ी स्याही गहरी होती जा रही है। कैसे मिटा पाऊंगी वो दाग जो रूह की ज़मीन पर छप गया है। आधुनिकता में ढल कर घिनौने दलदल में फिसल रही हूँ। ये मैं क्या से क्या होती जा रही हूँ। रुपेश के बर्ताव मानो कुछ हुआ ही नहीं है जैसे सामान्य देखकर नैन्सी तिलमिला रही थी। कैसे कोई मर्द अपनी पत्नी को किसी और की आगोश में बर्दाश्त कर सकता है। आज संकेत ने मुझे नोचा, कल कोई दूसरा। उफ, उल्टी नैन्सी के हलक तक आ गई। खुद की नज़रों में मानो गिर रही थी। एक हफ्ता बीत गया। रुपेश को लगा नैन्सी अब सब भूल कर सामान्य हो गई है, तो रुपेश नैन्सी के करीब जाने की कोशिश करने लगा। पर रुपेश के नज़दीक आते ही नैन्सी को संकेत का घिनौना स्पर्श याद आ गया तो दिमाग ज्वालामुखी की तरह फटने लगा। नैन्सी संकेत को धक्का देकर चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गई। बड़े घराने की आधुनिक सोच को नैन्सी अपना तो रही थी, पर बचपन के संस्कार मन को कचोट रहे थे। सब कुछ अपना लिया, पर इज्जत की अकस्मात पर लगा दाग नैन्सी को पागल कर रहा था। खुद की नज़रों में से ही मानो गिर रही थी। ख्यालों की गुत्थियों में उलझते चलते चलते कब नज़दीक के रेलवे ट्रैक पर आ गई पता ही नहीं चला। तन पर लगी काली ने मन पर कब्जा कर लिया था। एक विचार दिमाग में घूम रहा था, ताउम्र इस बोझ को ढोते कैसे जीऊंगी। यही विचार से जूझते एक ठोस निर्णय के साथ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ी नैन्सी और शर्मसार होना नहीं चाहती थी। आंखें बंद किए तन को मौत के हवाले करती फुल स्पीड में आ रहे राजधानी एक्सप्रेस के आगे दौड़ पड़ी। ट्रेन की व्हील्स में एक चीख दब गई और खून की झील में एक मासूम और नाजुक तन की कालिक धुल गई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अमीना